हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th की सिविक्स की पहली वीडियो में, जिसमें आज हम पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को मैं काफ़ी ही आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में ये चैप्टर समझाऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप ये चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर का नाम क्या है भाई? पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी आपके पास सत्ता है या फिर जो शक्ति है, उसका बंटवारा करना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। यानी कि मानिए कि जब एक देश में जो पावर होती है, जब उसको अलग अलग जो लेवल्स हैं या फिर मान लीजिए जो ग्रुप है, उनके बीच में जब बांटा जाता है, तो क्या होता है कि उस देश में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, जो टकराव है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम होते हैं। क्योंकि आपने क्या किया भाई कि जो पावर है सभी समूहों को, सभी अलग अलग स्तर के लोगों को बांट दिया। ठीक है, इससे सभी लोग खुश रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो देश होगा आपका वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा और उस देश में कॉन्फ्लिक्ट जो होगा आपका वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है कि जो पावर शेयरिंग है ये जो है आपका लोकतंत्र की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी एक पहचान है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने भी समुदाय होते हैं उनकी जो भागीदारी होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके देश में मान लीजिए हर एक समुदाय के लोग रहते हैं और नॉर्मल सी बात है कि अगर आप सभी समुदायों का ध्यान नहीं रखेंगे, सभी समुदाय के लोगों को अगर आप सत्ता नहीं देंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें दो मॉडल समझने हैं, पावर शेयरिंग के दोनों अलग अलग तरीके, और उससे आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी थी और कैसे करना भी जरूरी है। कि भाई पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि कैसे भी सत्ता बांट दो। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी देश ने सत्ता बांटा जिसका नाम था बेल्जियम, और एक ने सत्ता को बिल्कुल भी नहीं बांटा और जिसका नाम था श्रीलंका। और दोनों के इस चैप्टर में एक तरीके से हमारी केस स्टडी है। तो चलिए उन दोनों देशों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई बेल्जियम के बारे में। देखिए, बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम जो था आपका एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स से भरा हुआ देश था। डाइवर्स कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहा करते, 3 अलग अलग भाषा समूह के लोग रहते थे, डच, फ्रेंच एंड दी जर्मन। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया भाई कि पावर शेयरिंग का एक बहुत ही बढ़िया मॉडल अपनाया और उसने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या किया, डच और फ्रेंच को बराबर बराबर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी एरियाज थे उन सभी एरियाज में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑटोनॉमी है, वो उन लोगों को दे दी गई। और साथ में जो बेल्जियम की राजधानी है जिसका नाम है ब्रसेल्स, उसको स्पेशल स्टेटस के जरिए वहाँ की गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया भाई चलाने के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका बेल्जियम आप देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति और एकता बनी रही। तो आखिर उन्होंने ये मॉडल क्यों अपनाया, ये जरा जानते हैं भाई। तो देखिए, जो बेल्जियम की जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो 59% डच बोलते हैं। यानी कि मान लिया अगर मैं पूरे देश की बात करता हूँ बेल्जियम की, तो वहाँ पर 59 क्या है भाई? डच बोलने वाले लोग हैं। लेकिन वही बात करूँ मैं फ्रेंच की, तो वहाँ पर 40% लोग हैं और 1% से भी कम जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई? जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको क्या समझ आया कि जो बेल्जियम का पूरा जो देश आप देखते हैं, उस पूरे देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो उन 100 में 59 डच हैं, 40 जो है वो कौन है? फ्रेंच है, और 1 कौन है? जर्मन है। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बेल्जियम को 2 अलग अलग स्टेट में बांट दूं, तो जो आप ये फ्लैंडर्स वाला इलाका देखते हैं, उस फ्लैंडर वाले इलाके में डच लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो वलोनिया आप देखते हैं वहाँ पर फ्रेंच रहते हैं एक तरीके से। और जो जो राजधानी है बेल्जियम की जिसका नाम क्या है? ब्रसेल्स, उस ब्रसेल्स में क्या है कि वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच रहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा थे वो कौन थे भाई? वो डच थे। कम कौन से थे? फ्रेंच थे। लेकिन अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो उस राजधानी में क्या है कि 80% जो लोग हैं वो कौन है? वो फ्रेंच रहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर बहुत ही बड़े स्तर पर लिंग्विस्टिक टेंशन पैदा हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं और इसकी वजह से उनके बीच में सत्ता बांटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, तो इसके साथ क्या होता है कि भाई जो आप जो फ्लैंडर्स वाला इलाका देखते हो जहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? डच रहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विकसित क्षेत्र है। ठीक है, और अगर बात करता हूँ मैं वलोनिया की, तो जो वलोनिया वाला जो इलाका है जहाँ पर कौन रहते हैं? फ्रेंच रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है किसी के पास, तो किसके पास है भाई? डच लोगों के पास है। और अगर बात करूँ फ्रेंच लोगों की, तो उनके पास कम पैसा है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि ये जो फ्रेंच लोग हैं इनको इस बात का बुरा लग रहा है कि भाई हमारे पास इतना कम क्यों है। ठीक है, तो फ्लैंडर्स विकसित है और जो वलोनिया क्या है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से संघर्ष की स्थिति बन जाती। ठीक है, और इसीलिए क्या किया कि जो बेल्जियम की जो सरकार थी बेसिकली, फिर जो बेल्जियम देश था, उसने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल अपनाया जिसको कहते हैं बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल।
ठीक है। तो देखिए बेल्जियम ने क्या किया, अपनी पावर शेयरिंग के लिए को 3 अलग अलग स्तर में बांटा बेसिकली। पहला जो था उसका, एक था उसका फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे के पूरे देश को चलाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट वो थी जिसने क्या किया कि डच और फ्रेंच दोनों को ही बराबर रूपों में यानी कि 50-50 मिनिस्टर्स दे दिया। यानी कि मान लीजिए जो बेल्जियम जो आप देश देखते हैं, उस बेल्जियम पूरे देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी उसका नाम क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली। और उस फेडरल गवर्नमेंट में मान लीजिए अगर 100 मंत्री हैं टोटल, तो 50 किसके होंगे, डच के होंगे, और 50 फ्रेंच के होंगे। यानी कि जर्मन्स का एक भी नहीं है, सिर्फ डच और फ्रेंच के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई मिनिस्ट्री। ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट की बात करूं तो फ्लेमिश वाला जो आप इलाका देखते थे वहां पर ज्यादा कौन रहते थे भाई, डच रहते थे। तो वहां पर फ्लेमिश को चलाने के लिए किसको दे दिया भाई कि आप केवल डच के लोग चलाएंगे। जो वलोनिया वाला इलाका देखते हैं वहां पर केवल ज्यादा कौन थे भाई, फ्रेंच थे। तो वहां पे फ्रेंच लोगों को दे दिया कि आप जो है जो फ्रेंच लोग हैं वो वलोनिया वाले क्षेत्र को चलाएंगे। यानी कि मान लीजिए अगर स्टेट की बात कर दूं मैं बेल्जियम के, तो बेल्जियम के 2 स्टेट कौन से बताया मैंने, फ्लेमिश और वलोनिया। तो फ्लेमिश किसको दे दिया भाई, डच लोगों को दे दिया। वलोनिया किसको दे दिया, फ्रेंच को दे दिया। और पूरा देश किसको दे दिया, इन दोनों को दे दिया आधा आधा बांट करके। और जो राजधानी थी, जिस राजधानी में मैंने बताया था कि फ्रेंच सबसे ज्यादा थे, वहां पर भी क्या किया कि उस राजधानी में भी डच और फ्रेंच के बीच में 50-50% क्या कर दिया, जो मिनिस्ट्री थी वो बांट दी। यानी कि यहां पर किसी एक को नहीं दिया, यहां पर दोनों को दे दिया राजधानी को चलाने के लिए। ठीक है। इसी के साथ में जो तीसरा तरीका अपना इन्होंने, उसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि आप ये समझिए कि डच, फ्रेंच और जर्मन, ये जो भाषाई समुदाय के जो अलग अलग एक तरीके से जो लोग थे, इनके लिए अलग अलग सरकारें बनाई गई, जिनको कल्चरल मान लीजिए, एजुकेशनल मान लीजिए, और जो भी लिंग्विस्टिक मैटर्स है उनको ऊपर तीनों को ही पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दे देने की। डच को, फ्रेंच को और जर्मन को कौन सी ऑटोनॉमी दे दी गई भाई कि जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपका एजुकेशनल मैटर हो गया, जो भी आपका लिंग्विस्टिक मैटर हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप स्वयं लेंगे। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्या समझ में आ गई कि जो आपका जर्मन है उनको भी एक तरीके से यहाँ पर अपने लिए कुछ पावर मिल गई भाई कि वो अपना कल्चर को बचा सकते हैं, फिर अपने कल्चर के लिए काम कर सकते हैं, जो एजुकेशनल चीज़ें हैं उसके लिए काम कर सकते हैं, और जो भी उनका लिंग्विस्टिक मैटर उसको भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया भाई कि बेल्जियम ने अपने देश में पावर शेयरिंग का मॉडल जो था वो अपनाया, जिसके जरिए इसने तीनों के तीनों जो ग्रुप थे, भले ही कोई ज़्यादा हो चाहे कोई बहुत ही ज़्यादा कम हो या फिर जो दूसरे नंबर पर, सबको यहाँ पर इक्वली रिप्रेजेंटेटिव दे दिया ताकि जो देश है वो आगे बढ़ सके। और नॉर्मल सी बात है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बेल्जियम है अभी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, और ये एक यूरोप की कंट्री है। ठीक है भाई। तो यहां आपको समझ आ गया कि जो पावर शेयरिंग यहां पर हुआ कितने बेहतरीन तरीके से हुआ। ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं जहां पर पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ, और वो देश है भाई आपका श्रीलंका। तो अब हम देखेंगे भाई केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की कहानी क्या है कि जो श्रीलंका वाला आप एरिया देखते हैं वहाँ पर जो सिंहाला समुदाय है, जिसको हिंदी में हम सिंहली कहेंगे, सिंहाला समुदाय जो आपका है वो मेजोरिटी में है। यानी कि आप ये समझिए कि श्रीलंका वाला जो देश है वहाँ पर लगभग 74% मात्रा में कौन लोग रहते हैं, सिंहाला समुदाय के लोग रहते हैं। और जो तमिल्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में लगभग 18%। जो तमिल्स हैं वो भारत के ही लोग हैं, जो ब्रिटिश के अंडर में जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, कहाँ पर, श्रीलंका में। बाद में श्रीलंका आज़ाद हुआ तो तमिल्स भी वहीं पर रह गए। तो इसी के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है कि सिंहाला का कहना यही है कि भाई तमिलों का ये देश नहीं है, तो तमिल यहाँ पे रहने ही नहीं चाहिए और तमिलों को हटा देना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखा जाता है। खैर, तो श्रीलंका में क्या बताया मैंने आपको भाई कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो कौन है, सिंहालाज हैं। जो तमिल्स हैं वो 18% हैं, और बाकी जो भी रह गए थोड़े बहुत, जो भी अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, ईसाई वगैरह, वो भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है आपका वो सिंहालाज एंड द तमिल्स के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सरकार बनती थी वो सिंहालों को एक तरीके से मान लीजिए प्रेफरेंस देती थी, और सरकार ने क्या किया कि सिंहाला को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। यानी कि आप ये समझिए कि एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है सिंहाला ऑनली एक्ट। इसमें क्या किया कि जो भी सिंहाला है केवल उसी को, सिंहाला जो भाषा है उसी को एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और जो तमिल्स हैं उनको नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में, हर जगह पे पीछा कर दिया, मतलब पीछे कर दिया बेसिकली, कि उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और यहीं से क्या होता है कि जो टकराव है उसकी शुरुआत होती है, और आगे चल कर के यही क्या बन गया भाई आपका, एक सिविल वॉर बन गया। कि यहाँ पर क्या किया कि जो ज़्यादा मात्रा में लोग हैं उनको देखा गया, और जो कम मात्रा में लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, और इसी के चलते श्रीलंका में क्या देखा गया भाई, सिविल वॉर देखा गया। अब इसको और मैं काफ़ी विस्तार से बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका
जो भी बैकग्राउंड है और आखिर इस गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो श्रीलंका में सिंहाला जो थे वो बौद्धिस्ट थे बेसिकली, और जो तमिल्स हैं वो कौन है, वो ज़्यादातर वो हिंदू हैं। तो जब सिंहाला ओनली एक्ट लागू हुआ तो तमिल्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेट हुआ। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, डिस्क्रिमिनेट हुआ, क्योंकि उनको ना ही नौकरी दी गई, ना ही शिक्षा दी गई, ना ही मंत्री वगैरह दिए गए, जो नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए क्या हुआ कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ। तो तमिल्स ने समान अधिकार के लिए, अपनी रीजनल ऑटोनॉमी के लिए और अपनी भाषा की मान्यता के लिए क्या किया भाई, लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। और 1983 में क्या हुआ, एक ग्रुप बना जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। 1983 में बना, और इसके जो हेड थे वो थे भाई प्रभाकरन। और इसने ही क्या किया, एक अलग राष्ट्र की डिमांड करी कि भाई जो भी हम तमिल्स हैं, क्योंकि जब आप श्रीलंका वाला मैप देखेंगे तो श्रीलंका के जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज है ना, वहां पर कौन रहता है, वहीं पर तमिल्स रहते हैं। ठीक है, तो लिट्टे ने बोला भाई कि हमें जो है एक काम करो, एक अलग देश दे दो, क्योंकि आप अपने देश में तो आप हमें सही से रख नहीं रहे हो। तो लिट्टे की डिमांड बन गई भाई हमारे लिए एक अलग देश यानी कि तमिल इलम हमें दे दिया जाए। और इसी की वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक तरीके से इस चीज ने युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, तो युद्ध कैसे हुआ जरा वो देखते हैं भाई। तो जो गृह युद्ध था, जो सिविल वॉर था, वो 1983 से लेकर के 2009 तक चला, यानी कि कुल 26 सालों तक ये युद्ध चला। बहुत सारे जो लोग थे मारे गए, बहुत सारे मिनिस्टर्स मारे गए, बहुत सारे, आप ये समझिए कि जो सिंघलियों के जो नेता थे, फिर जो सिंघली गवर्नमेंट बेसिकली थी, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, उसके जितने भी मतलब नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन सबको मार दिया जाता था। और जो लिट्टे वाला जो ग्रुप देखते हैं जिसको प्रभाकरन हेड करता था, इसमें बहुत सारे बच्चों को भी वो शामिल करता था कि कल को अगर मान लो मिलिट्री हमें मारने आती तो हम बच्चे आगे कर देंगे, तो वो इनको मारेंगे नहीं। तो ये उनकी एक तरीके से चालबाजी थी, जिसकी वजह से जो युद्ध लंबा गया। बहुत सारे जो लोग थे वो बेघर हुए, बहुत सारे लोगों के जो ह्यूमन राइट्स थे उनका बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन हुआ। बहुत सारे देशों ने भी, जो आपके यूरोप की कुछ कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन जो हो गए, जो इन्होंने भी एक तरीके से सहायता करी श्रीलंका की कि भाई जो भी ये वॉर चल रहा है इसको रोको। ठीक है, लेकिन फिर भी रुका नहीं। और फाइनली 2009 में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से मान लीजिए ऑपरेशन चलाया, और जो लिट्टे का हेड था कौन, प्रभाकरन, उसको मार दिया। और वहीं से स्टार्ट हुआ भाई कि जो सिविल वॉर जो चल रहा था बेसिकली वो खत्म हुआ, और इस तरीके से आपका युद्ध का अंत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध का अंत इसलिए माना गया क्योंकि आपने हेड मार दिया। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर भी जो तमिल की जो शिकायतें हैं, जो भी टेंशन्स वगैरह है, वो बनी हुई है। और यहाँ से आपको समझ आ गया होगा भाई कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयर नहीं किया तो ये सब देखने को मिला। और वही आपने जो बेल्जियम वाला इलाका देखा, वहां पर पावर शेयर किया तो वहां के जो लोग थे कितने बढ़िया तरीके से रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावर शेयरिंग के टाइप्स, यानी कि जो पावर्स हैं उसको हम कितने अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो टाइप है आपका वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बांट दिया जाता है, ताकि कोई भी इनमें से जो ब्रांच है वो ज़्यादा अपने पास पावर ना रखे। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमारे देश में भी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया की वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर भी आप देखते हो कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशरी के पास, तीनों में क्या किया है, सत्ता को बांटा गया। और तीनों एक दूसरे के ऊपर लिमिटेशंस लगा के रखती हैं, ताकि कोई भी जो है जो ब्रांच है अपने पास ज्यादा पावर बेसिकली ना रखे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है भाई, वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एक तरीके से पावर को अलग अलग लेवल्स पर बांटा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि पूरे देश को चलाती है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट क्या भाई, जो एक राज्य को चलाने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जो हो गए, वो कहाँ के भाई, राज्य के लिए हैं। और लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ तो आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती होगी। तो यहाँ पर क्या किया भाई कि हमने वर्टिकल रूप में पावर को शेयर किया, ताकि जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का सही से विकास हो सके, और हर एक जो गवर्नमेंट है अपने अपने निर्धारित जो विषय उनको दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है देश का काम करना, स्टेट का काम है अपने राज्य को संभालना, और लोकल गवर्नमेंट का काम है अपने अपने जो एरियाज हैं छोटे छोटे जो भी, उनको संभालना। तो इस तरीके से वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर को शेयर किया जाता है। जो तीसरा ग्रुप है उसको कहा जाता है सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर्स होती है, जो रिलीजियस ग्रुप हो गए बेसिकली, या फिर जो लिंग्वास्टिक ग्रुप्स हो गए, उनके बीच में पावर्स को बांटा जाता है, ताकि जो भी लोग हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा समूह के, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो भारत में भी सोशल ग्रुप के बीच में एक तरीके से पावर शेयर किया गया है। एक तरीके से हर एक जो रिलीजियस समूह आप देखते हैं उन सभी को मिनिस्ट्री में मौका मिलता है। एक तरीके से अलग अलग विभाग बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी वगैरह ना हो। ठीक है, और इसीलिए जो हमारा भारत का संविधान है वो काफी बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। तो भाई ये हो गया पावर शेयरिंग को बांटने का अलग अलग तरीका।
चलिए अब जानते हैं भाई कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर अब तक आपको मिल ही गया होगा क्योंकि हमने देख ली इतनी सारी चीज़ें, फिर भी देख लेते हैं कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये संघर्षों को रोकता है और जो भी सोशल पीस है उसको बनाए रखता है। डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जो देश है आपका वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो यूनिटी है वो बनी रहती है। तो भाई आपने बांग्लादेश देश सुना होगा, बांग्लादेश में क्या हुआ भाई कि वहाँ पर जो शासन था वो एक ग्रुप के पास आ गया बेसिकली, और वहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी खराब हो गई, एकता वहाँ पर खराब हो गई क्योंकि वहाँ पर पावर शेयर जो किया गया उसमें कुछ विशेष लोगों का ख्याल रख दिया गया। बेसिकली वहाँ पर आरक्षण जो दिया गया कुछ विशेष वर्गों को दे दिया, बाकियों को नहीं दिया, और इसलिए वहाँ पर जो देश की जो स्टेबिलिटी थी वो भंग हो गई और जो वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री थी उनको देश से भागना पड़ गया। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ थी, आपने सुनी भी होगी कि वहाँ पर पावर शेयरिंग की वजह से क्या क्या वहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो भाई अगर पावर एक ही ग्रुप के पास हो तो नॉर्मल सी बात है जो बाकी के जो लोग हैं वो खुद को क्या महसूस करें कि भाई हम कमज़ोर हैं जबकि हम इसी देश के लोग हैं, और नॉर्मल सी बात है इसकी वजह से अशांति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो पावर शेयरिंग है वो कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। ठीक है, तो यही था हमारा भाई पूरा का पूरा चैप्टर जिसको मैंने काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से समझाया और काफ़ी कम समय मैंने आपको समझा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और मैं मिलता हूँ भाई आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।